हाय, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हैं वर्ड्स पावर के साथ। आज का जो हमारा वर्ड है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ वर्ड है जिसे हम फ्रेजल वर्ड्स कहते हैं। फ्रेजल वर्ब्स एक ऐसा वर्ब है जिसमें कि वर्ब तो होते हैं लेकिन कुछ प्रीपोजिशन लगा के ये वर्ब होता है। मतलब कि वर्ड के साथ वर्ब के साथ प्रीपोजिशंस आते हैं और जैसे ही प्रीपोजिशन आते हैं ये वर्ब का मतलब बदल जाता है, फॉर्म बदल जाता है और ये अपना मतलब अलग देने लगता है। हालांकि रिएक्टिव वर्ब के तरह ही करते हैं, जैसे वर्ब सेंटेंस में यूज़ होते हैं उसी तरह से होते हैं, लेकिन इसका मतलब बदल जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे बदलता है। आजकल के दौर में फ्रेजल वर्ब्स के साथ हम बहुत यूज़ करते हैं। ये बोल चाल में, कम्युनिकेशन में जब हम बात करते हैं किसी से तो ये फ्रेजल वर्ब बहुत यूज़ होते हैं। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका यूज़ कैसे होता है। जैसे हमारे पास एक वर्ड है गो ऑफ। गो ऑफ मतलब होता है एक्सप्लोड, मतलब विस्फोट होना। कभी कभी एक से ज़्यादा मतलब भी देता है सेंटेंस के अनुसार, है ना। तो गो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड, मतलब विस्फोट होना। बी फायर्ड मतलब फायर होना, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है द कैनन वेंट ऑफ, है ना। जो कैनन था, कैनन मतलब जो तोप था वो क्या हो गया? फायर हो गया। यहाँ पे फायर हो गया, विस्फोट हो गया। वहाँ पे कैनन वेंट ऑफ मतलब कैनन जो था, जो तोप था वो फायर हो गया, राइट। दूसरा गो ऑफ, एक और मतलब है गो ऑफ का, उसका मतलब होता है ख़राब होना, है ना। बेकार हो गया, ख़राब हो गया। तो हम कैसे बोलेंगे? द मिल्क हैज़ गॉन ऑफ। जो दूध था वो ख़राब हो गया। हम बोलते दूध फट गया, ख़राब हो गया, तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दूध ख़राब होने के सेंस में द मिल्क हैज़ गॉन ऑफ, है ना। देखिए क्या बोल सकते हैं? मिल्क हैज़ गॉन ऑफ। तीसरा जो वर्ड है ये भी गो ऑफ ही है। इसका मतलब होता है अच्छे ढंग से आगे बढ़ना। जैसे मैंने कहा था कि एक गो ऑफ है, उसका बहुत सारा मतलब हो सकता है। तो इसका मतलब है अच्छे ढंग से आगे बढ़ना, जब ठीक से संपन्न होना, कोई चीज़ अच्छे से कंप्लीट होता है या कोई चीज़ अच्छे से चल रहा है तो हम क्या बोलते हैं? अच्छे ढंग से आगे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है द ब्यूटी कंटेस्ट इज़ गोइंग ऑफ। जो ब्यूटी कंटेस्ट चल रहा है वो अच्छे ढंग से आगे चल रहा है ना। इसमें चिंता करने की बात नहीं, वो ठीक से चल रहा है। तो ऐसे कोई भी चीज़ के लिए हम लगा सकते हैं हाँ वो ठीक से चल रहा है, या ठीक से वो संपन्न हो गया। ठीक से संपन्न होना मतलब खत्म हो गया होता है ना। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट फॉर? अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना, है ना। जैसे ही आस्क्ड हर टू अकाउंट फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। उसने पूछा उससे कि कारण बताइए कि क्या कारण था कि मुगल एम्पायर क्या हो गया? डाउन हुआ। इसका कारण पूछा। तो कारण बताना का मतलब आस्क्ड, अकाउंट फॉर। एक्ट ऑन, एक्ट ऑन का मतलब होता है असर डालना, है ना, प्रभाव डालना। तो कह रहा है कि द मेडिसिन कैन एक्ट ऑन एन हार्ट। जो हार्ट पे इस दवाई का असर पड़ सकता है। बोलते हैं ना कि साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, इसका असर क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे? एक्ट ऑन, मतलब असर डालना, है ना। द मेडिसिन कैन एक्ट ऑन, द मेडिसिन कैन एक्ट ऑन हार्ट, है ना। इस पर किस पे असर कर सकता है? हार्ट पे कर सकता है। टॉकिंग अबाउट अलाउ फॉर, अलाउ फॉर मतलब होता है ध्यान में लाना। क्या मतलब होता है? ध्यान में, किसी चीज़ को आप जब ध्यान में लाते हैं तो हम यूज़ करते हैं अलाउ फॉर का। जैसे आई आस्क्ड हिम टू ऐड अप 10 फिगर्स, है ना। मैं उन्हें ध्यान में लाया, ध्यान में मैंने लाया क्या कि भाई तुमको और 10 फिगर क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। मैं उन्हें ध्यान में लाया कि आपको क्या करना है? पढ़ना है। मैं उन्हें ध्यान में लाया कि भाई थोड़ा और पैसा देना है, ठीक है। तो ये ध्यान में लाना हुआ, उसको हम अलाउ फॉर कहते हैं, है ना। उसी तरीके से अलाउ ऑफ होता है मतलब गुंजाइश रखना। गुंजाइश नहीं है कि अब हम इसे कुछ करें, गुंजाइश की अब बात नहीं है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आप समझिए द पेशेंट्स कंडीशन अलाउ ऑफ नो डिले। पेशेंट का जो स्थिति है वो अलाउ नहीं कर रहा है, गुंजाइश नहीं है कि अब उसे हम डिले करें और लेट करें डॉक्टर के पास ले जाने में। जितना जल्दी हो सके उसे क्या करें? डॉक्टर के पास ले जाएं। हमारा जो 8वां वर्ड है वो क्या है? आस्क इन। इसका मतलब होता है अंदर बुलाना, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आई वॉज स्टैंडिंग एट द गेट बट डिड नॉट आस्क मी इन। इसका मतलब ये है कि मैं गेट पे खड़ा रहा और मुझे अंदर नहीं बुलाया। बताइए कैसी बात हो गई, है ना, कि मैं गेट पे खड़ा रहा और फिर अंदर नहीं बुलाया गया। तो ये कह रहा है आई वॉज स्टैंडिंग एट द गेट बट डिड नॉट आस्क मी इन, है ना। इसी तरीके से बैकअप, ये मेरा एक फेवरेट फ्रेज़ है बैकअप, है ना। हम बहुत यूज़ करते हैं बैकअप का। तो वी बैकड अप हिम इन हिज इलेक्शन। बैकअप का मतलब होता है सहायता करना, सपोर्ट करना। तो वी बैकड हिम अप इन हिज इलेक्शन। हम लोगों ने उन्हें क्या किया? सहायता किया इस इलेक्शन में, उनके इलेक्शन में। जब वो खड़े हुए थे तो मैंने उन्हें बहुत सपोर्ट किया, बहुत सहायता किया। तो बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना, सहायता करना, है ना। बेल आउट, बेल आउट का मतलब होता है जमानत देना। बेल आउट का मतलब क्या होता है? जमानत देना। जैसे कि
द हाई कोर्ट बेल्ड हिम आउट, हाई कोर्ट ने उन्हें क्या कर दिया, जमानत दी। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं कि टेंस मतलब एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा काम जो क्या हो रहा है, एक ऐसा एक्शन जो परफेक्ट है और प्रेजेंट में है। ये दो बातें हैं। एक कहता है कि ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में परफेक्ट है, प्रेजेंट में परफेक्ट है मतलब प्रेजेंट में कंप्लीट है, इसका कहने का ये अर्थ आ रहा है। प्रेजेंट में कोई एक्शन कैसे परफेक्ट हो सकता है, ये बात बड़ा पेचीदगी वाली है। ये बड़ा मतलब प्रेजेंट में कोई एक्शन परफेक्ट नहीं हो सकता, प्रेजेंट में कोई एक्शन इनकम्प्लीट कैसे होगा। प्रेजेंट में या तो एक्शन कम चल रहा होगा या इनकम्प्लीट होगा, लेकिन ये कहता है कि प्रेजेंट में एक्शन क्या है, परफेक्ट है। प्रेजेंट में वो प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब प्रेजेंट में वो एक्शन परफेक्टली है, हो गया है, ऐसा कह रहा है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसे समझने के लिए ये देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो ये कहता है कि एक्शन तो हमारा पहले हो गया है ना, एक्शन पहले हो गया है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी तक है, प्रभाव अभी तक है। तो हम ऐसे एक्शंस की, मतलब एक्शन उसको हम अपने भाषा में कहते हैं अभी अभी हुआ है। एक्शन अभी अभी हुआ है, हो गया है का मतलब वही है कि अभी अभी हुआ है एक्शन। तो जब एक्शन अभी अभी हुआ है उस एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, मतलब कि एक्शन हुआ है और उसका इम्पैक्ट अभी बाकी है, तब हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कहता है कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विच इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन, कैसा एक्शन, कंप्लीटेड रिसेंटली इन द पास्ट, जो रिसेंटली पास्ट हुआ, मतलब तुरंत पास्ट हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, तुरंत जो बीता हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर के तौर पे देखें तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगेगा, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, है ना। आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, आई हैव के साथ हम आई के साथ हैव का यूज़ करते हैं। और उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट, या फिर सेंटेंस के हिसाब से जो भी डिमांड कर रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट का डिमांड करेगा, एडवर्बियल का डिमांड करेगा, वो लगा देंगे। अब बात करते हैं कि ये कैसे तय करेंगे कि जो काम कंप्लीट, जो काम हो गया है लेकिन उसका इम्पैक्ट है। तो हम जो भी काम ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे काम, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दें, जैसे कि आप अगर कहीं पार्टी में गए हैं और आप खाना खा लिए हैं, है ना, तो आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब अब दोबारा नहीं खाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये कि जो काम हो गया है उसका प्रेजेंट में क्या है, उसका प्रेजेंट में क्या है, उसका प्रेजेंट में इम्पैक्ट है, वो वर्तमान में अभी उसका इम्पैक्ट है, इसलिए उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहें कि मेरी उंगली, उसकी उंगली कट चुकी है ना, उसका पैर टूट गया है, उसका उंगली कट गया है, ऐसे भी बोलते हैं हम, कट गया है, टूट चुकी है, ऐसे तमाम तरह की चीज़ें बोलते हैं। अगर ये नहीं कहना है, सिर्फ इसी पे नहीं है कि उसकी उंगली कट चुकी है, उसकी उंगली कट गई है भी, उसका पैर टूट गया है, हम ऐसे ही बोलते हैं। तो अगर हम ऐसे बोला जाए कि गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि अच्छा कोई और टेंस होगा, ये वही टेंस है, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज़ कट हिज फिंगर, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, है ना, उसकी उंगली कट चुकी है, ही हैज़ कट हिज फिंगर। अब ये नहीं समझिएगा कि वो अपने उंगली काट चुका है, ठीक है, ही हैज़ कट हिज फिंगर, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग। यहाँ पे कह रहे हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आई हैव क्लीन्ड द डिश, मैं बर्तन साफ़ कर चुका हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अभी बर्तन साफ़ है, इट्स क्लीन नाउ, है ना। आई हैव क्लीन्ड, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव अगर बनाना हो तो आई हैव नॉट क्लीन्ड दिस, हैव आई क्लीन्ड द डिश, हैव नॉट आई क्लीन्ड द डिश। तो हम इस तरीके से, अगर ही से बनाना होगा, ही हैज़ क्लीन्ड द डिश, हैज़ ही क्लीन्ड द डिश, हैज़ ही क्लीन्ड द डिश, हैज़न्ट ही क्लीन्ड द डिश। तो आराम से ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या पेचीदगी है, पेचीदगी ये है इसमें कि क्या हम इसमें कोई टाइम लगा सकते हैं, क्या कोई क्लाउज लगा सकते हैं। अगर हम ये कहना कि मैंने 2 मिनट पहले धोया है बर्तन, तो आई हैव क्लीन्ड द डिश 2 मिनट्स अगो, क्या लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि मैंने उसे 2 मिनट पहले देखा है तो आई हैव सीन हर 2 मिनट्स अगो, क्या लिख सकते हैं, क्या ये सेंटेंस सही हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंस, क्या वो सेंटेंस सही होगा अगर हम लिख दें आई हैव सीन हर 2 मिनट्स अगो। अगर हम इस तरीके से लिखें, आई हैव सीन हर 2 मिनट्स अगो, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा, आई हैव सीन हर 2 मिनट्स अगो।
अगर आप ऐसे सेंटेंसेस बोल रहे हैं, आई हैव सीन हर 2 मिनट्स एगो, यहाँ पे 2 मिनट्स एगो, क्या ये सेंटेंस सही होगा? ये सेंटेंस गलत होगा, हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना, ये सेंटेंस गलत होगा। हमें क्या बोलना पड़ेगा? इस सेंटेंस को कैसे सुधारेंगे? बोलेंगे कि आई सॉ हर 2 मिनट्स एगो, ये पास्ट में चला जाएगा चूँकि वहाँ टाइम लगा है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये एक ऐसा टेंस है जो कंडीशनल टेंस है और इसमें किसी तरह का टाइम और क्लॉज नहीं लगता है। इसलिए एक नोट आप नोट कर लें यहाँ पे, इट इज़ नोटेड दैट लिटिल पास्ट टेंस, इसको हम लिटिल पास्ट टेंस भी कहते हैं। आप अगर समझना चाहें तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कहें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विदाउट टाइम और क्लॉज, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? इसका नाम लिटिल पास्ट टेंस भी दिया गया, लिटिल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। लिटिल पास्ट टेंस इसलिए कहते हैं कि तुरंत खत्म होता है पहले, इसको लिटिल पास्ट नाम दिया गया। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नोटेड दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विदाउट टाइम और क्लॉज। ये कैसे यूज़ होता है? बिना टाइम और क्लॉज के यूज़ होता है। अगर आप इसमें टाइम लगा देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विदाउट टाइम और क्लॉज, बिकॉज इट इज़ कंडीशनल टेंस। ये कैसा टेंस है? एक कंडीशनल टेंस है, ये शर्तों वाला टेंस है। इसके साथ शर्त क्या है कि इसके साथ हम कोई टाइम और क्लॉज नहीं लगाएंगे, और अगर लगाएंगे तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। दैट इज़, अब है कि लगाएंगे क्या, है ना, कि टाइम और क्लॉज तो नहीं लगाएंगे, चलो मान लिया, क्या लगाएंगे इसके साथ? आखिर क्या लगाएंगे कि सेंटेंस कहता है कि इसमें कुछ चीज़ आप लगा भी सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? तो आप इसमें लगा सकते हैं इवर, आप लगा सकते हैं नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, येट, लेटली, है ना, रिसेंटली, सो फार, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, टुडे, एक्सेट्रा, बिफोर, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हैं, है ना। तो आप इन चीज़ों का यूज़ करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। मसलन कि इसमें कोई ऐसा टाइम तो नहीं लगेगा 2 मिनट 4 मिनट, है ना। इसमें क्या लग सकता है? तो इसमें हम रिसेंटली लगा सकते हैं, इसमें ईवर लगा सकते हैं, इसमें नेवर का यूज़ कर सकते हैं, इसमें टुडे का यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम तरह के इसके यूजेस कर सकते हैं। अब हमें देखना ये है कि इसका यूज़ हम किस तरीके से करेंगे। एवर का यूज़ कहाँ पे होगा, नेवर का यूज़ कैसे करेंगे, येट का यूज़ कहाँ पे होगा, इसमें मंथ का, नेवर का यूज़ कैसे करेंगे, ऑलरेडी का यूज़ कैसे करेंगे, इसका क्या यूज़ है, इसके पूरी डिटेल यूज़ क्या होगी, ये हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अगले क्लास में पढ़ेंगे कि इन तमाम चीज़ों का यूज़ कैसे होता है ना। तो अगला क्लास भी हमारा उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आज वाला था। अगर ध्यान ये रखना है कि हम इसमें फिर से एक बार आपको बता दें कि कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम टाइम नहीं लगाते हैं, और लगाएंगे क्या, तो ये सब लगाएंगे। ये सब कैसे लगाएंगे ये हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।